एक बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्रम में आपको ये जानना है। देखिए एक बार समझिए डायग्राम, ये देखिए क्या ईआर मेम्ब्रेन है। मैंने आपको बताया था कि ग्रीन का स्ट्रक्चर कहाँ पे आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं पाया था। कहाँ पे आता है, इथाइलिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन। डायमेरिक फॉर्म में इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे जुड़ी है। यहाँ पे देखिए कॉपर आयन, यहाँ पे आप ऐसे जोड़ लीजिए, ये डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, ये सी क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, साइड इधर एन टर्मिनल होगा, इधर क्या होगा सी टर्मिनल। और चूंकि ये सेंसर है, सेंसर का भी दो पार्ट होगा, एक एन और दूसरा सी, और इसका रिस्पॉन्स का भी क्या होगा, एक एन होगा दूसरा क्या होगा सी पार्ट होगा। समझा ना? तो आप देखेंगे डाइसल्फाइड बॉन्डिंग है, आपको मैंने जो प्रॉपर्टी लिखा है सब इसमें, पहला मेम्ब्रेन में पाया था ईआर मेम्ब्रेन है, डायमेरिक फॉर्म में है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कॉपर आयन नेसेसरी है असेंबलिंग के लिए, इसके एक्टिवेशन के लिए, इसके एक्टिवेशन के लिए। और मैंने बताया था रैन फर्स्ट प्रोटीन असेंबली के लिए, एक और लिख लीजिएगा रैन फर्स्ट। ये क्या है, सब इसको एक्टिवेट करने वाले फैक्टर्स। रैन फर्स्ट कॉपर आयन, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, ठीक ना, डायमेरिक फॉर्म, इस फॉर्म में रहता है तो इथाइलिन का रिसेप्टर क्या रहता है, एक्टिव। मैंने बताया ऊपर क्या लिखा है, ऑब्सेंस ऑफ इथाइलिन। ध्यान रखिएगा, जब इथाइलिन ऑब्सेंट रहेगा, मैंने ऑलरेडी बताया है कि जब ये ऐसा रिसेप्टर है, जब इथाइलिन ऑब्सेंट होता है तब ये क्या होता है, एक्टिव होता है कि नहीं। ऑब्सेंस ऑफ, इसका मतलब ये कैसा चल रहा है, निगेटिव रेगुलेशन चल रहा है। ध्यान रखिएगा, ये प्रक्रिया कैसी है, निगेटिव रेगुलेशन वाली। मैंने दो एंगल लिखे ना, पॉजिटिव रेगुलेशन और नेगेटिव। नेगेटिव रेगुलेशन क्या है, इथाइलिन ऑब्सेंट है, और इथाइलिन रिसेप्टर क्या है, एक्टिव। मैंने नीचे क्या लिखा है, एक्टिव। जब ये एक्टिव हुआ, सेंसर ने रिस्पांस फैक्टर को एक्टिवेट कर दिया है। रिस्पांस फैक्टर जो आता है, रिस्पांस रेगुलेटर उसने एक्टिवेट कर दिया किसको, देखिए एक्टिवेट किसको कर रहा है, सीटीआर, कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रिपल रिस्पांस, सीटीआर, इसका नाम भी रखा गया है सीटीआर। सीटीआर को एक्टिवेट किया, किसके द्वारा एक्टिवेट करेगा, बाय फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन द्वारा एक्टिवेट कर दिया, इसके ऊपर देखिए एक फास्फेट ऐड कर दिया है ना। तो कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रिपल रिस्पांस से कहते हैं सीटीआर जो होता है ये एक्टिव है। सीटीआर प्रोटीन क्या हो गया, एक्टिव। क्योंकि ये प्रोटीन खुद क्या है, एक काइनेज, इसको एक्टिवेट किया गया और ये खुद एक काइनेज की तरह काम करती है। नीचे क्या लिखा, प्रोटीन काइनेज। जो सीटीआर प्रोटीन है, वो कैसी है, प्रोटीन काइनेज की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब एंजाइम नेचर इसका है, ठीक ना। देखिए प्रोटीन काइनेज अब किस फैमिली का मेंबर है, देखिए प्रोटीन काइनेजेस कई फैमिली होते हैं। मैप काइनेज फैमिली का होता है, रैफ का होता है, रैन का होता है, मैं आगे बताऊंगा काइनेज की प्रॉपर्टी। फिलहाल आप ये जान लेना है कि सीटीआर जो आपका है एक प्रोटीन काइनेज है। किस फैमिली का मेंबर है ये रैफ फर्स्ट, याद रहेगा, इस फैमिली का मेंबर है। क्योंकि इसको फास्फोराइलेट करके एक्टिवेट किया गया था, देखिए लिखा है एक्टिव। क्योंकि ये भी क्या है, काइनेज है, तो काइनेज का काम क्या होगा, अगले वाले को एक्टिवेट करना, समझ ना। ये भी काइनेज है, ये भी क्या करेगा, अगले वाले को फास्फोराइलेट करेगा। अगली प्रोटीन को उसने क्या किया, फास्फोराइलेशन कर दिया। अगली जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है उसका नाम है EIN2। EIN2 क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन है। क्या लिखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना, ये चीज आया हुआ है। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन है EIN2। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे इसका फास्फोराइलेशन किया, देखिए यहाँ मैंने कहा ना, फास्फोराइलेशन से एक्टिवेशन भी होता है, फास्फोराइलेशन से डी एक्टिवेशन। दूसरा जब सीटीआर ने इसको फास्फोराइलेट किया तो यहाँ पे देखिए फास्फेट ऐड करते ही एक्टिव से किसमें कन्वर्ट हो गया, मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं। यही क्रम पूछ लेता आपके एग्जाम में, इसमें भी स्टेटमेंट आया है। 12 स्पॉनिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन से करते हैं। अब मैं लिखूंगा इसमें स्टेटमेंट, ठीक है। EIN2 जब एक्टिव से क्या हो गया, तो फर्दर सिग्नल जाएगा नहीं। जब ये इनएक्टिव हो तो किसी को एक्टिवेट तो कर नहीं पाएगा, नो सिग्नल ट्रांसफर। अगला जो EIN3, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर की बात अब चलने लगी है, तो न्यूक्लियर प्रोटीन भी कहेंगे।
जो न्यूक्लियर प्रोटीन अगली है उसका नाम क्या है? EIN। देखिए इसका नाम क्या है? EIN। अब ये क्या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन है, यानी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह ये काम करेगा। मेरी बात सुना आपको पता? तो क्या हुआ देखिए, जब ये सिग्नल नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा, इसको कोई सिग्नल ही नहीं मिला, ये आगे काम नहीं कर पाएगा, ये क्या हो गया? इनएक्टिव। EIN3 इनएक्टिव हुआ तो सेकेंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करने वाले का नाम है, इसे लिख लीजिएगा सेकेंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ERF भी इनएक्टिव है। जब ERF भी एक्टिव हो जाता है तो देखिए आगे क्या है? ये DNA, इसके ऊपर देखिए जीन बना हुआ है, ये सब जीन, इसे कहते हैं इथिलीन रिस्पांस जीन, ERS, एथिलीन रिस्पांस जीन। ये बात है, एथिलीन रिस्पांस। अब एथिलीन रिस्पांस करने वाले कौन जीन हो सकते हैं? फ्रूट राइपनिंग भी। फ्रूट राइपनिंग के लिए कोई जीन होगा ना, किसको एक्टिवेट करेगा? पैक्टिनेज को, सेलुलोज को, है ना। तो जैसे फ्रूट राइपनिंग कर रहा है, लीफ एब्सेशन कर रहा है, लीफ सेनेसेंस कर रहा है, जो भी फंक्शन, हुक प्लूमिल को ओपनिंग कर रहा है, बहुत सारे फंक्शन है, जो भी जितना भी एथिलीन जितना भी फंक्शन करता है, सबके लिए कोई न कोई जीन होगा, कोई प्रोटीन बनाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं? नेक्रोसिस करना है, लीफ एब्सेशन करना है, सबके लिए कोई न कोई रिस्पांसिबल जीन। मेरी बात समझ आ रही नहीं? तो देखिए अब ये सब जीन लगे हुए, ERS जीन होता है। क्योंकि इसको एक्टिवेट करने वाला आपको पता है, इसके बगल में एक साइट होती है, इनिशिएशन साइट। जीन के ट्रांसक्रिप्शन उसके पहले क्या होती है? होती है ना। इस साइट पर कौन बाइंड करता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करते हैं। बाइंड करता है कि नहीं? प्रोटीन सिंथेसिस तो पढ़ा ही हुआ इतना, यहाँ पे कौन बाइंड है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करने वाले हैं वो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? ERF इनएक्टिव है, EIN3 इनएक्टिव है, तो ये मैसेज यहाँ तक तो इन जीनों का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। जब इन जीनों का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, मान लीजिए फ्रूट राइपनिंग के लिए जीन को ट्रांसक्राइब करना था, तो जीन ट्रांसक्राइब हुआ ही नहीं, तो फ्रूट राइपनिंग होगा? तो जो फंक्शन हुआ वो कैसा हुआ? नेगेटिव बिहेवियर हुआ। नेगेटिव रेगुलेशन चल रहा है कि नहीं? और उस समय कौन प्रेजेंट नहीं है? इथाइलिन। तो फंक्शन समझ में आया कि नहीं? इथाइलिन बाइंड नहीं है तो रिसेप्टर एक्टिव। रिसेप्टर ने किसको एक्टिवेट किया? CTR को, समझा? CTR को एक्टिवेट, CTR ने किसको इनएक्टिव कर दिया? EIN2 को इनएक्टिव कर दिया फास्फोराइलेशन के बाद। और जब ये इनएक्टिव हुआ तो अगले वाले को क्या होगा? इनएक्टिव, एक्टिव नहीं कर पाएगा, ये भी इनएक्टिव रहेगा। जब ये इनएक्टिव है तो अगले वाले को मैसेज नहीं जाएगा, ये भी इनएक्टिव है। जब ये दोनों इनएक्टिव है तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। सबको समझ में आया कि नहीं? इस तरह से आपने देखा एथिलीन अब्सेंट है, उसका रिसेप्टर तो एक्टिव है और वो कैसा बिहेवियर कर रहा है? नेगेटिव बिहेवियर कर रहा है। सारे क्वेश्चन समझ आ रहा है? नेगेटिव बिहेवियर करता है, और नेगेटिव बिहेवियर में करेगा क्या? जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा। और जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो उसका मतलब फ्रूट राइपनिंग नहीं हो सकती। जो एंजाइम चाहिए, सेलुलेज, पैक्टिनेज, वॉल को डिसॉल्व करते हैं, वो बनेंगे नहीं। जब वॉल का डिसॉल्व नहीं होगा तो मैंगो का क्या होगा? राइपनिंग। समझ आई बात ना? अब दूसरा तो बना ले सबने, नेक्स्ट सेकंड बना जिधर कर दो, जितने का आप इसको कैसे दिखेगा जब आपको नहीं दिखेगा? हो गया ये कैसे देखेंगे? चला लीजिए, सबको समझ में आया? अभी मैं दूसरा पार्ट बनाता हूँ, पॉजिटिव रेगुलेशन। फिर आप प्रॉपर सॉल्व करिएगा, शायद एक भी क्वेश्चन आपको डाउट नहीं रहेगा। सारे क्वेश्चन मैं तो बोला ना, मेरे टॉपिक में आप क्वेश्चन देखते हैं तो मैं पढ़ाता हूँ। देखिए जो बोलता हूँ सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए वही स्टेटमेंट बोलता हूँ, पूरी बुक का जो आए क्वेश्चन। देखिए मुझे तो सिर्फ इसमें मिटा देना, आपको नया फिगर बनाइएगा, मैं इसी से बना दूंगा आपको, बस हटाते जाऊंगा, एक फिगर बना दूंगा इसी डायग्राम में। देखिए कैसे आप लोग नया फिगर बनाएंगे सभी लोग। फिर से मेम्ब्रेन, इस बार यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन, प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन, यहाँ पे लिखेंगे इनएक्टिव,
बनाएंगे आप लोग। ये एन टू लिखेगा 12 मेम्ब्रेन, काम करेगा 12 मेम्ब्रेन स्पॉनिंग डोमेन ये प्रॉपर्टी देगा। स्पॉनिंग डोमेन 12 मेम्ब्रेन स्पॉनिंग डोमेन, तो टाइम क्या करेगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस किया रहेगा। जैसे जीपीसीआर को पूछता है 7 टाइम क्रॉस किया रहता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब इसमें स्टेटमेंट आ जाएगा स्पॉनिंग डोमेन, जस्ट मैंने देखिए अपोजिट काम करती है, ठीक है। इस बार इसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव रेगुलेशन। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव रेगुलेशन एक बार एक क्रम से जान लीजिए क्या मैकेनिज्म है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सही करेंगे। जब एथाइलिन प्रेजेंट रहेगा, यानी पॉजिटिव रेगुलेशन क्या है, एथाइलिन क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ, रिसेप्टर से बाइंड कर गया, रिसेप्टर के पास आप बाइंडिंग साइट को दिखा दीजिए एथाइलिन। ये एथाइलिन क्या हुआ, बाइंड किया, एथाइलिन बाइंड करते रिसेप्टर क्या हो गया है, इनएक्टिव हो गया, इसका डीफॉस्फोराइलेशन हो गया। ये क्या हो गया, है ना, ये क्या मान लिखिए नीचे देखिए, जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तो अगले वाले को फास्फोराइलेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अगला कौन प्रोटीन है, साइटोसाइलिक प्रोटीन है, इसका नाम क्या है, सीटीआर। सीटीआर का फास्फोराइलेशन नहीं हुआ तो क्या हो गया, देखिए जब ये फास्फोराइलेशन होता था तो ये एक्टिव होती थी, अभी फास्फोराइलेशन क्या हुआ, नहीं हुआ, तो कैसे पड़ी हुई है, जब ये इनएक्टिव प्रोटीन है और चूंकि ये भी इसका बिहेवियर कैसा है, ये भी एक काइनेज है, ये भी क्या है, प्रोटीन काइनेज। तो अगर ये एक्टिव रहता तो अगले वाले को फास्फोराइलेट करता कि नहीं, इसका नेचर क्या है, प्रोटीन काइनेज है, तो अगले वाले को फास्फोराइलेट करता। चूंकि देखिए प्रोटीन काइनेज लिखा हुआ है, तो चूंकि ये इनएक्टिव है अगले वाले को फास्फोराइलेट कर पाएगा, नो फास्फोराइलेशन, लिखिएगा नो फास्फोराइलेशन। ये फास्फोराइलेशन अगले वाले को नहीं कर सकता। तो जो सीटीआर इनएक्टिव है तो प्रोटीन काइनेज है, तो अगले वाले को फास्फोराइलेट नहीं कर पाएगा। तो अगली प्रोटीन जो कौन है, 12 स्पॉनिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन है, EIN। जब ये आपने देखा था, जब इसको ये
फास्फोराइलेट करता था, ये क्या होता था, एक्टिव से इनएक्टिव हुआ करता था। अब प्रेजेंट टाइम इसका फास्फोराइलेशन हो ही नहीं रहा, तो इनएक्टिव तो होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, एक्टिव ही बना रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये क्या हो गया, जब इसका फास्फोराइलेशन होता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, ये जब ये अगर EIN2 जो आपका है एक्टिव है तो फर्दर एक्टिवेट करता है EIN3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। EIN3 क्या करता है, सेकेंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसका नाम है ERF, इसको एक्टिवेट कर देता है। ERF जब एक्टिवेट हो जाता है, ये जाके बाइंड कहाँ कर देता है, इनिशिएशन साइट पे बाइंड कर देता है, इनिशिएशन साइट पे बाइंड कर देता है। और इसके बाद क्या होता है, जीन का ट्रांसक्रिप्शन करता है। मैंने आपको लिखा गया ERS रिस्पांस जीन, इसका क्या होगा, जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसका मतलब इसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। मेरी बात है ना। तो देखिए एथाइलिन चाहता है फ्रूट राइपनिंग हो, फ्रूट राइपनिंग हुआ तो सेलुलोज और पेक्टिनेज एंजाइम क्या करेगा, बना देगा, उनकी क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस कर देगा। जब प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी एंजाइम ये तैयार हो जाएगी, और ये क्या करेंगे, इसकी वॉल के फ्रूट के वॉल को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, है ना, उसका सेल वॉल लूजनिंग करेंगे, जिससे क्या हार्ड जो उसकी कोटिंग जो आपके हार्ड वॉल है ना, वो फ्रूट होता है वो हार्ड होता है शुरुआत में, वो क्या हो जाएगा, लूजनिंग सॉफ्ट हो जाएगा, तो रैपनिंग हो जाएगा। फिर स्टार्च को क्या करेगा, माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, स्टार्च को क्या करेगा, शुगर में कन्वर्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, उसमें मीठापन आ जाता है। ये बात समझ आ रही ना। तो इस तरह से आपने देखा, इस बार ये क्या हो गया, पॉजिटिव रेगुलेशन। सबको समझ में आया कि नहीं। पहले बोलेगा एथिलीन रिसेप्टर एक्ट एज ए पॉजिटिव रेगुलेटर और नेगेटिव रेगुलेटर, तो दोनों तरह काम करता है। अब इसकी बाइंडिंग डिसाइड करती है कि ये किस तरह का बिहेवियर करेगा। मेरी बात में आ रही। दूसरी बात, CTR क्या है, CTR आपसे पूछे एथिलीन रिसेप्टर की प्रॉपर्टी तो बता लेंगे, डायमेरिक फॉर्म है, 2 कंप्लेक्स सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया से मैच करता हुआ है। इसके बाद कॉपर आयन इज नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन, इसके लिए जरूरी है, ठीक है, रैन प्रोटीन नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन। इसके बाद मैंने आपको बताया था CTR क्या है, साइटोसॉलिक प्रोटीन है। साइटोसॉल में ना कभी कभी ये मेम्ब्रेन में भी पाई जाती रहती है, मेम्ब्रेन अटैच प्रोटीन होती है, बट यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है क्या, CTR इज ए प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन काइनेज होता है तो कहाँ पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म है कि नहीं, साइटोप्लाज्म नीचे पाया जा रहा है। इसके बाद आप देख रहे हैं एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन है, EIN 12 स्पॉनिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो क्या है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि ये मैंने बोला कि ये प्रोटीन क्या करती है, फर्दर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करती है, EIN3 को, EIN3। अब ये पूछिए EIN3 क्या है, अब बताएंगे नहीं, न्यूक्लियर प्रोटीन, ये क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और ये कौन है, न्यूक्लियर प्रोटीन, जो कैसा बिहेव करती है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। सबको समझ आ रहा है कि नहीं। तो स्टेटमेंट आपको इसकी लोकेशन बता रहा हूँ, इसका नेचर बता रहा हूँ, और फर्दर ये अगले वाले को क्या, देखिए किसी भी प्रोटीन को तैयार करना, सेल से नहीं तैयार करना, कहीं भी अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आप इसलिए गलत हो जाता है कि आप उसकी लोकेशन नहीं ध्यान रखते हैं, किससे एक्टिवेट हो रहा है ये नहीं जान पाते हैं, और फर्दर किसको एक्टिवेट। तो मैंने बोला कि कंपाउंड C, तो C को पता नहीं कि वो B से एक्टिवेट हो रहा है, और अगला क्या है, C का कौन है, D, तो D पे वो एक्टिवेट करेगा, पीछे एक्टिवेट किससे होगा, D। इसका मतलब कोई भी प्रोटीन आपके एग्जाम में आती है, कोई भी क्वेश्चन, तो आपको ये जान लेना है कि उसका लोकेशन क्या है, उसका नेचर क्या है, किससे एक्टिवेट हो रहा है, और किसको क्या करेगा, जैसे आप देख CTR साइटोप्लाज्म, पीछे से किससे एक्टिवेट हो रहा है, एथिलीन रिसेप्टर से, किसको एक्टिवेट कर रहा है, EIN2 को नहीं इनएक्टिवेट कर रहा है, EIN2 क्या कर रहा है, इनएक्टिवेट कर रहा है। तो लोकेशन पता चला ही ना, बीच में है, इधर से एक्टिविटी ले रहा है, इसको क्या कर रहा है, इनएक्टिव कर रहा है। तो बात इतने करेक्टर्स आपको याद आते हैं। ये हो गया आपका पॉजिटिव रेगुलेशन। इसके पहले वाला क्या था, नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक है। अभी आप लिखेंगे फंक्शन ऑफ एथिलीन। जिसको डाउट होगा मैं बताऊंगा, फिर एक बार फिर डायग्राम बना दें जी, बताएं। वहाँ पे लिखिएगा, कहाँ पे लिखा था ये, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको समझा दिया कैसे करना है। जब ऊपर वाला इनएक्टिव है, ये क्या होगा, एक्टिव होगा, ध्यान रखिएगा। इनएलिटी बताया कि बता दीजिए पहले से बात में काफी है, फास्फोराइलेशन एक्टिवेशन भी करता है, फास्फोराइलेशन डीएक्टिवेशन भी करता है। मेरी बात समझ आ रही नहीं,
CTR पीछे इनएक्टिव हो चुका है, इसका फास्फोराइलेशन इस बार नहीं हो रहा है, तब तो एक्टिव था और फास्फोराइलेशन के द्वारा इनएक्टिव होता था, एक्टिव नहीं होता था, क्या होता था? इनएक्टिव। चलो डायग्राम से मैच करेंगे तब पता चलेगा।